नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी जीके एमसीक्यू में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने पुराना वीडियो, आज का ये तीसरा लेक्चर है, जिससे कि आपने अगर 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाके देखें, उसके बाद यहाँ पे आए फिर तीसरा लेक्चर देखें। चैनल नया है, इसको सपोर्ट करें ताकि और भी वीडियो इस पर जो भी नए चैप्टर जुड़े हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के कंप्यूटर के विषय में, वो सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, हर चैप्टर के 100 से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्लस ही कराएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिक क्वेश्चन होंगे, सभी क्या होंगे, इसकी सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। ये तीसरा जो वीडियो आज का है, जिसमें अभी तक 2 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस वीडियो पे आप आएंगे। तो इसमें 59 से लेकर 100 तक के प्रश्न होंगे, जिससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लगभग 40 से 41 प्रश्न होंगे, तो टोटल टाइम इसमें लग जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका एक योगदान है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काप्ता में पार्टीशन का क्या लाभ होता है, ठीक है ना। पार्टीशन का क्या लाभ होता है? तो पहला ऑप्शन है डेटा प्रोसेसिंग को समांतर पैरेलल बनाना, तो डेटा सिक्योरिटी बढ़ाता है। सी है डेटा स्टोरेज कम करता है। और डी है केवल सीकिंग में उपयोग करता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग को समांतर या पैरेलल बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या क्या लिखा है, काप्ता जो है पार्टीशन डेटा को विभिन्न ब्रोकर्स पर वितरित करके समांतर प्रोसेसिंग समझ करते हैं, जिससे क्या होता है, डेटा की प्रोसेसिंग तेज हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, स्पार्क में चेक पॉइंट का क्या उपयोग है? तो इसका जो आंसर है, स्ट्रीमिंग डेटा को फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो चेक पॉइंट स्पार्क स्ट्रीमिंग में फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, को समझ करता है ताकि सिस्टम फेल होने पर स्टेट को रिकवर किया जा सके। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस को समझ, देखिए ये क्या करता है, ये सक्षम करता है ताकि सिस्टम फेल होने पर इसको क्या कहे, स्टेट को रिकवर किया जा सके। अगर ये सिस्टम फेल हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 61, यार्न में रिसोर्स मैनेजर का क्या होता है, ठीक है ना, का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो यार्न में जो रिसोर्स मैनेजर का कार्य होता है, पहला ऑप्शन है मैड रिड्यूस टास्क को स्टोर करना। सेकंड ऑप्शन है क्लस्टर संसाधनों को प्रबंधित करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, क्लस्टर संसाधनों को प्रबंधित करना। अगर इसकी व्याख्या देखें तो यार्न की बात करें तो यार्न क्या है, एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर है। रिसोर्स मैनेजर क्लस्टर संसाधनों का प्रबंधन करता है ताकि विभिन्न एप्लीकेशन प्रभावी ढंग से संसाधनों का उपयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पार्क जो एसक्यूएल है, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, क्या कार्य है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसक्यूएल क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें इसके बारे में तो जो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर है, स्पार्क क्यूएल में ऑटोमेटिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करता है, जिससे निष्पादन एग्जीक्यूशन तेज और कुशल हो सकता है, ठीक है ना, तेज और कुशल
काफ्ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफ्ता में ऑफसेट का क्या उपयोग है? ऑफसेट क्या होता है? ठीक है, तो ऑफसेट ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसेज के पढ़े जाने की स्थिति को ट्रैक करने के लिए। ठीक है ना, काफ्ता जो ऑफसेट है इसमें क्या होता है, मैसेज से पढ़े जाने की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, किसी उपभोक्ता या कंज्यूमर जो, ठीक है, ने कौन सा मैसेज पढ़ा है यह ट्रैक करता है ताकि डेटा को डुप्लीकेट या लॉस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। HBase किस प्रकार का डेटाबेस है? HBase जो है किस प्रकार का डेटाबेस है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलम ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है या पुराना क्वेश्चन लगा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 65, हडूप में स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन क्या होता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी चल रही टास्क को तेजी से पूरा करने की तकनीकी। तो जो हडूप में जो स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन है इसका मतलब क्या है, जो टास्क आपका चल रहा है अगर वो धीमा चल रहा है तो उसको तेज करने की एक तकनीकी है। ठीक है, देखो डुप्लीकेट कॉपी को किसी अन्य फास्ट नोड पर चलाने की तकनीकी है जिससे ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, अपाचे स्पार्क में लेजी इवोल्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है ना, लेजी इवोल्यूशन का क्या मतलब है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कह रहे हैं कि ऑपरेशन तब तक निष्पादित नहीं होते हैं जब तक एक्शन ट्रिगर न हो। ठीक है ना, अब अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें तो डिटेल में देखिए क्या लिखा है। स्पार्क में लेजी इवोल्यूशन का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन को तब तक निष्पादित नहीं किया जाता है जब तक कोई एक्शन जैसे कि कलेक्ट, ठीक है ना, काउंट, ट्रिगर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67, नो एसक्यूएल में CAP कैप थ्योरम का क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, नो एसक्यूएल सिस्टम को एक साथ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस में से केवल दो को चुनना होता है। ठीक है ना, सिर्फ केवल देखो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे हैं कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन, टॉलरेंस, 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 को ही चुनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, स्पार्क स्ट्रीमिंग में डी स्ट्रीम क्या होता है? ठीक है, डी स्ट्रीम क्या होता है? तो जो डी स्ट्रीम है वो निरंतर डेटा प्रवाह स्ट्रीमिंग डाटा को दर्शाने वाली इकाई है। डी स्ट्रीमिंग क्या है? जो डेटा प्रवाह है को दर्शाने वाली इकाई है ना, कंटिन्यूअस डाटा। बात करें इसके बारे में तो निरंतर डेटा प्रवाह को दर्शाने वाली इकाई है। और डी स्ट्रीम जो है क्या है, डिस्क्रिटाइज्ड स्ट्रीम। स्पार्क स्ट्रीमिंग में एक डेटा यूनिट है जो लगातार आ रहे डेटा को छोटे छोटे बैच में प्रोसेस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 69, हडूप में डेटा नोड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना। ठीक है ना, तो डेटा नोड का मुख्य कार्य जो है डेटा को स्टोर करना होता है और मैनेज करना होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 70, अपाचे काफ्ता में लीडर इलेक्शन का क्या उपयोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह प्रत्येक पार्टीशन के लिए एक लीडर ब्रोकर निर्धारित करता है। ठीक है ना, जो लीडर इलेक्शन है इसका मतलब क्या है, यह प्रत्येक पार्टीशन के लिए एक लीडर ब्रोकर निर्धारित करता है। ठीक है ना, अगर इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो व्याख्या
काफ्का में लीडर इलेक्शन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पार्टीशन का एक प्राइमरी लीडर या ब्रोकर हो जो डेटा रीड करे और राइट ऑपरेशन को संभालना उसका काम होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, हडूप में स्मॉल फाइल प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। हडूप में स्मॉल फाइल प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीक्वेंस फाइल और HARR। ठीक, जो क्या है, हडूप का आर्चिव है। अगर इसके बारे में हम व्याख्या देखें तो व्याख्या की बात करें तो ये HDFS छोटे फाइलों को हैंडल करने में कुशल नहीं होता, इसलिए सीक्वेंस फाइल और HAR हडूप आर्चिव, ठीक है ना, HAR का मतलब क्या है, हडूप आर्चिव का उपयोग करके कई छोटी फाइलों को एक बड़ी फाइल में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, अपाचे स्पार्क में टास्क जो शेड्यूलर का कार्य होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क में जो जॉब्स है और टास्क को निष्पादित करने के लिए शेड्यूल करता है। मतलब इसका काम क्या है, शेड्यूल करना। काम क्या है, शेड्यूल करना। ठीक ना। अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी इसके शेड्यूल और निष्पादित करता है जिससे कार्यों को समांतर रूप से चलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, काफ्का में रिटिनेशन पॉलिसी का क्या निर्धारित करता है। ठीक है ना। ये जो रिटिनेशन पॉलिसी है क्या निर्धारित करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि डेटा कितने समय तक स्टोर रहेगा। ठीक है ना। इसका काम क्या है, डेटा कितने समय तक स्टोर रहेगा इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। नो एसक्यूएल डेटाबेस में शेडिंग का क्या कार्य है। ठीक है ना। शेडिंग का क्या कार्य है, तो शेडिंग का जो कार्य होता है वो डेटा को अलग अलग नोड्स में विभाजित करना होता है ना। डेटा को अलग अलग नोड्स में विभाजित करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या क्या कहता है कि एक प्रक्रिया है, शेडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विभिन्न सर्वरों नोड्स में, ठीक है ना, स्टोर किया जाता है, जिससे जो प्रदर्शन बढ़ता है। ठीक है ना। बात करें 75 नंबर, हडूप में ठीक है ना, डिस्ट CP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है ना। डिस्ट CP का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये बड़े डेटा सेट को क्लस्टर के बीच कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक हडूप टूल है जो HDFS के बड़े डेटा सेट को कुशलतापूर्वक एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, अपाचे स्पार्क में देखिएगा कोलेस, ये क्या है, कोलेस, ठीक है ना, छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, रिपार्टीशन की बात करें में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना है हमें ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ये कोलेस क्या होता है, डेटा पुनः विभाजित, ये जो डेटा को पुनः विभाजित नहीं कर सकता है, मतलब एक बार विभाजित कर लिया तो दोबारा नहीं कर पाएगा, जबकि ये जो रिपीटिशन है ये क्या करता है, रिपीटिशन ऐसा काम कर सकता है, मतलब पुनः विभाजित कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की 77 में क्या बोला गया है कि नो एसक्यूएल में बेस मॉडल का क्या अर्थ है। बेस मॉडल का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है, बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट, इवेंचुअली कंसिस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। बेस मॉडल नो एसक्यूएल डेटाबेस में कैप थ्योरम का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, और स्केलेबिलिटी को प्राथमिकता देता है और इवेंचुअली कंसिस्टेंट रहता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। हडूप में फेयर शेड्यूलर का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है ना। तो इसका उपयोग देखिए, फेयर जो शेड्यूलर है इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर है जब सभी जॉब्स को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे काम तभी होगा जब क्या होगा, सभी जॉब्स को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये काम तभी होगा, ठीक है ना, फेयर शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 है। कह रहा है कि कोप्ता में जो कंज्यूमर ग्रुप का क्या कार्य है? तो जो कंज्यूमर ग्रुप है उसका काम क्या होता है? एक से अधिक उपभोक्ताओं को समान डेटा प्रोसेस करने की अनुमति देना। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एक से अधिक उपभोक्ताओं को समान डेटा प्रोसेस करने की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है ना। स्पार्क में ग्राफ एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है ना। ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो डिटेल में क्या है कि ग्राफ एक्स अपाचे स्पार्क का एक ग्राफ प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। इसका उपयोग सोशल नेटवर्किंग, पेज रैंकिंग और ग्राफ एल्गोरिथम लागू करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 है। हडूप में रैक अवेयरनेस का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है ना। तो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर में बताया गया कि नेटवर्क जो ट्रैफिक को कम करना और फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ाना। नेटवर्क ट्रैफिक को कम करना और फॉल्ट टॉलरेंस को बढ़ाना, ठीक है ना। रैक अवेयरनेस का यही मतलब होता है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। तो जो रैक अवेयरनेस है, एल्गोरिदम डेटा को इस तरह से स्टोर करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक कम हो और डेटा रिकवरी तेज हो, जिससे क्लस्टर अधिक फॉल्ट टॉलरेंस बनाता है, ठीक है ना। बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि अपाचे स्पार्क में जो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल है उसका क्या कार्य है? ठीक है। तो जो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल है उसका जो काम होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कह रहा है कि छोटे स्थिर डेटा को सभी वर्कर नोड्स तक कुशलतापूर्वक वितरित करना ही इसका काम होता है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 में बोला गया है कि जो काफ्ता है, काफ्ता में एग्जैक्टली 1 सिमनेटिस्ट, ठीक है ना, सिमनेटिस्ट्स क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को केवल एक बार भेजा और प्रोसेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली वंस लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली वंस सिमनेटिक्स, ठीक है, मतलब डेटा को केवल एक बार भेजा और प्रोसेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, हडूप में नेम नोड का बैकअप किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है ना। बैकअप के लिए सेकेंडरी नेम नोड का ही प्रयोग किया जाता है। ये पीछे शायद सेकंड वाले वीडियो में आप देखे होंगे, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी थी पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, स्पार्क में चेक पॉइंटिंग का क्या उपयोग होता है ना। तो चेक पॉइंटिंग की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्रिया है लंबी चलने वाली गणनाओं को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 86, नो एसक्यूएल में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है? ठीक है ना। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डेटा धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट स्टेट तक पहुंचता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे चलें। 87, हडूप में ब्लॉक साइज को बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा?
हडूप में ब्लॉक साइज को बढ़ाने का क्या, ब्लॉक साइज अगर बढ़ाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे, कम संख्या में ब्लॉक जनरेट होंगे जिससे मेमोरी उपयोग बढ़ सकता है। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। स्पार्क में टंगस्टन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना, टंगस्टन ऑप्टिमाइजेशन का क्या उद्देश्य है। तो जो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग के प्रदर्शन को बढ़ाना होता है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 89 पे। कोफ्ता में लॉग कॉम्पैक्शन का क्या उद्देश्य है। लॉग ठीक है, कॉम्पैक्शन का क्या उद्देश्य है, तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी में इसके बारे में जानकारी दी गई है, प्रत्येक की के लिए सबसे नया वैल्यू बनाए रखना और पुराने लॉग को साफ करना इसका काम होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90। हडूप में बैलेंसर का उपयोग कब किया जाता है। हडूप में जो बैलेंसर होता है बैलेंसिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा SDFS में डेटा को समान रूप से वितरित करने के लिए, ठीक है ना। समान रूप से वितरित मतलब बैलेंस की बात है तो बैलेंसिंग की बात है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91। हडूप में जो फेडरेशन फीचर है उसका क्या कार्य क्या होता है, ठीक है ना। फेडरेशन फीचर का कार्य क्या होता है। तो जो इसका मतलब हो जाएगा SDFS में कई नेम नोड्स का समर्थन करना होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है SDFS में कई नेम नोड्स का समर्थन करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। अपाचे स्पार्क में कैटलिस्ट ऑप्टिमाइज़र का उद्देश्य क्या है। कैटलिस्ट ऑप्टिमाइज़र का उद्देश्य क्या है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, SQL क्वेरी के निष्पादन को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। काफ्ता में जो ISR है इन साइन रिप्लिकेज का उपयोग क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, प्रोड्यूसर द्वारा भेजे गए डेटा की प्रतियों को सिंक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर डिटेल में इसके बारे में बात करें तो ये काफ्ता में क्या लिखा है, रिप्लिका है, रिप्लिकास, ठीक है, जो सक्रिय रूप से लीडर ब्रोकर्स के साथ सिंक्रोनाइज रहती है और फॉल्ट टॉलरेंस बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 94। NoSQL डेटाबेस में कैप जो थियरम है उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी, एबिलिटी, पार्टीशन, टॉलरेंस। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। डिटेल जानकारी की बात करें इसमें तो ये जो कैप थियरम के अनुसार NoSQL डेटाबेस कंसिस्टेंसी, एबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में एक समय में केवल 2 विशेषताओं को प्राथमिकता दे सकता है, जो कि ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ना पीछे के क्वेश्चन में देखा गया था ऐसा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। हडूप में जो स्पेकुलेटिव एक्सक्यूशन है का उपयोग कब किया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब कोई टास्क धीमा चलता है तो उसको तेज करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96। स्पार्क स्ट्रीमिंग में डी स्ट्रीम क्या होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, RDD का स्ट्रीमिंग वर्जन, ठीक है। डी स्ट्रीम के बारे में बात हुई थी लेकिन इसका जो आंसर है अलग है, RDD का स्ट्रीमिंग वर्जन। इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं।
तो डी स्ट्रीम क्या है? डिस्क्रिटाइज्ड स्ट्रीम स्पार्क स्ट्रीमिंग में आरडीडी स्ट्रीमिंग वर्जन है जो डेटा स्ट्रीम को छोटे छोटे बैच में प्रोसेस करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97, हडूप में यार्न का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग ना। तो ये तो शायद पहले ही वीडियो में था इसका आंसर, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन रिपीटेड है उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देखेंगे ना। अगर आपको देखना है तो बिल्कुल वीडियो को आप क्या करिए, पॉज करिए, ठीक है ना। वीडियो को रोक के आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपाचे स्पार्क में लेजी जो इवोल्यूशन है उसका क्या लाभ है, ठीक है ना। तो इसका लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वही सही है, अनावश्यक गणनाओं को रोका जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? अनावश्यक गणनाओं को रोका जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी बात करें तो एक ये ऐसा फीचर है जिसमें आरडीडीएस ट्रांसफॉर्मेशन तब तक निष्पादित नहीं किए जाते हैं जब तक कि एक एक्शन मतलब काउंट कलेक्ट नहीं बुलाया जाता, जब तक एक एक्शन नहीं बुलाया जाता है, जिससे अनावश्यक गणनाओं को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, काफ्ता में जो टॉपिक पार्टीशनिंग है उसका क्या लाभ है, ठीक है ना। टॉपिक पार्टीशनिंग, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है। डी मतलब आप सभी ऑप्शन सही हैं इसका। डेटा प्रोसेसिंग को तेज़ी करना, ठीक है, तेज़ होती है, डेटा को समान रूप से वितरित किया जाता है और लोड बैलेंसिंग में मदद मिलती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लास्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हडूप में कंबाइनर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। हडूप में कंबाइनर का क्या कार्य है? तो मैपर आउटपुट की लोकली समरी करना, डेटा को एसडीपीएस में स्टोर करना। तो इसका जो आंसर ही हो जाएगा, आंसर पहला है, ठीक है ना। मैपर आउटपुट को लोकली समरी करना होता है, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में है, एक मिनी रिड्यूसर है की तरह कार्य करता है जो मैपर आउटपुट को लोकली समरी करता है, जिससे जो सफलिंग है के दौरान डेटा ट्रांसफ़र कम होता है, ठीक है ना। तो ये था आज का, ठीक है ना, बिग डेटा प्रोसेसिंग पे अंतिम लेक्चर, जिस पे 100 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम एआई से संबंधित 100 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि 50-50 क्वेश्चन 2-2 पार्टों में हो जाएं, ठीक, ताकि एग्ज़ाम से पहले, जैसे बीपीओ का एग्ज़ाम पहले है 27 अप्रैल को, तो वो एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हो, पूरे चैप्टर ये क्या हो जाए, लेवल समाप्त हो जाए, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।